प्रेसिडेंट साहब, डॉक्टर नदीमुद्दीन से बात करना चाहते हैं। मेरे कंप्यूटर डेटा से उनका नंबर मिसप्लेस हो गया है। क्या आप मुझे उनका नंबर दे सकते हैं? ब्लैक जैक ने कहा। आप रेड लेबोरेटरी के इंचार्ज डॉक्टर नदीमुद्दीन का नंबर मांग रहे हैं? दूसरी तरफ से पूछा गया। यस, ब्लैक जैक ने कहा। ओके, नंबर नोट करें सर, वजारत साइंस के सेक्रेटरी ने कहा और उसने ब्लैक जैक को एक नंबर बता दिया। क्या एक ही नंबर है उनका? ब्लैक जैक ने पूछा। नो सर, ये उनका पर्सनल नंबर है। रेड लेबोरेटरी की एक्सचेंज की भी आपको नंबर्स नोट करा देता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। नहीं, उनकी जरूरत नहीं है। रेड लेबोरेटरी के नंबर्स है मेरे पास। आप डॉक्टर नदीमुद्दीन की रिहायशगाह का नंबर बता दे। ब्लैक जैक ने कहा। यस सर, सेक्रेटरी ने कहा और फिर उसने ब्लैक जैक को डॉक्टर नदीमुद्दीन की रिहायशगाह का नंबर बता दिया। थैंक यू, ब्लैक जैक ने कहा और रिसीवर क्रिडल पर रख दिया। उसकी आंखों में तेज चमक उभर आई थी। उसने लॉन्ग प्रोसेस के तहत आसानी से डॉक्टर नदीमुद्दीन का नंबर मालूम कर लिया था। उसने एक बार फिर इंक्वायरी के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही एक्सचेंज ऑपरेटर की निस्वानी आवाज सुनाई दी। प्रेसिडेंट सर्कल से मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल उस्मान बोल रहा हूँ, ब्लैक जैक ने कहा। ओ यस सर, फरमाए सर। मिलिट्री सेक्रेटरी का नाम सुनकर ऑपरेटर ने बौखलाए हुए लहजे में कहा, एक नंबर नोट करो और मुझे बताओ कि ये नंबर किसके इस्तेमाल में है। ब्लैक जैक ने तेज लहजे में कहा। यस सर, नंबर बताए सर। ऑपरेटर ने उसी अंदाज में कहा तो ब्लैक जैक ने उसे डॉक्टर नदीमुद्दीन की रिहायशगाह का नंबर बता दिया। ये टॉप सीक्रेट नंबर है। इसके बारे में अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारा क्या हश्र हो सकता है। मेरा ख्याल है मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। ब्लैक जैक ने उसे धमकाते हुए कहा। यस सर, मैं समझती हूँ सर, आप बेफिक्र रहें। लेडी ऑपरेटर ने और ज्यादा सहमे हुए लहजे में कहा। गुड, बताओ कहाँ का है ये नंबर? ब्लैक जैक ने कहा। ओह सर, ये तो वीवीआईपी नंबर है। दूसरी तरफ से ऑपरेटर ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। और तुमसे क्या कोई घसियारा बात कर रहा है? ब्लैक जैक ने इंतहा सख्त लहजे में कहा। ओ नहीं नहीं सर, आप एड्रेस नोट करें सर। मैं बताती हूँ सर। ऑपरेटर ने कर्नल उस्मान की सख्त आवाज सुनकर बड़े घबराए हुए लहजे में कहा और ब्लैक जैक को एक एड्रेस बता दिया। गुड, अब मुझे दोबारा ये कहने की जरूरत तो नहीं कि ये सीक्रेट तुम अपने तक ही महदूद रखोगी, ब्लैक जैक ने कहा। यस सर, ऑफ कोर्स सर। लेडी ऑपरेटर ने उसी तरह सहमी आवाज में कहा तो ब्लैक जैक ने मुस्कुराते हुए रिसीवर क्रिडल पर रख दिया। ऑफिसर्स कॉलोनी, जेड ब्लॉक कोठी नंबर 16। तो यह है डॉक्टर नदीमुद्दीन की रिहायशगाह। ब्लैक जैक ने ऑपरेटर का बताया हुआ एड्रेस दोहराते हुए कहा। ब्लैक जैक सोच रहा था कि अगर डॉक्टर नदीमुद्दीन उसे अपनी रिहायशगाह में मिल जाए तो वो उन्हें वहां से आसानी से उठा सकता है और अगर वो रेड लेबोरेटरी में हुए तो वहां पहुंचने के लिए उसे खासी मुश्किल पेश आ सकती है। फिर ब्लैक जैक ने सबसे पहले डॉक्टर नदीमुद्दीन की रिहायशगाह पर फोन किया तो उसे वहां से बताया गया कि डॉक्टर नदीमुद्दीन अभी वापस नहीं आए। तो डॉक्टर नदीमुद्दीन अभी रेड लेबोरेटरी में ही है, ब्लैक जैक ने होंठ चबाते हुए कहा और फिर उसने रेड लेबोरेटरी के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई दी। सेक्रेटरी टू वजारत साइंस स्पीकिंग। ब्लैक जैक ने वजारत साइंस के सेक्रेटरी की आवाज में कहा। ओ यस सर, मैं डॉक्टर जमील बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। डॉक्टर नदीमुद्दीन कहाँ है? मेरी उनसे बात कराओ, ब्लैक जैक ने कहा। सर, डॉक्टर साहब तो अपनी रिहायशगाह में चले गए हैं, दूसरी तरफ से कहा गया तो ब्लैक जैक चौंक पड़ा। कब? मैंने अभी उनकी रिहायशगाह फोन किया था तो मुझे बताया गया कि वो रिहायशगाह पर नहीं पहुंचे, ब्लैक जैक ने कहा। सर, वो अभी 10 मिनट पहले यहाँ से रवाना हुए हैं। रिहायशगाह तक पहुंचने में उन्हें वक्त लगेगा। आप 1 घंटे बाद दोबारा उनकी रिहायशगाह पर फोन कर ले। अगर कहे तो मैं उन्हें फोन करके आपके बारे में बता दूं, वो आपको कॉल कर लेंगे। दूसरी तरफ से डॉक्टर जमील ने कहा। नहीं, तुम उन्हें कुछ न बताना, मैं खुद ही उन्हें फोन कर लूंगा, मुझे उनसे एक जाती काम है, ब्लैक जैक ने कहा। ओके सर, डॉक्टर जमील ने कहा। सुनो, ब्लैक जैक ने कहा। यस सर। डॉक्टर जमील ने कहा। तुम डॉक्टर नदीमुद्दीन के असिस्टेंट हो ना? ब्लैक जैक ने पूछा। यस सर, मैं उनका असिस्टेंट हूँ, डॉक्टर जमील ने जवाब देते हुए कहा। तुम किस वक्त ऑफ करते हो? ब्लैक जैक ने कहा। बस सर, 1 घंटे के बाद मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। कोई हुक्म सर? डॉक्टर जमील ने कहा। तुम एक काम करो, लेबोरेटरी से ऑफ करके तुम 5 स्टार होटल ग्रैंड में चले जाना। ग्रैंड होटल के कमरा नंबर 204 में एक्री में साइंस काउंसिल के एक मेंबर डॉक्टर निकलसन ठहरे हुए हैं। तुम उनसे जाकर मिल लो। उनके पास डॉक्टर नदीमुद्दीन के लिए एक्री में साइंस काउंसिल के चेयरमैन प्रोफेसर ट्रूविंग का कोई खुसूसी पैगाम है। वो आज शाम के फ्लाइट से वापस जा रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि उनसे पैगाम लेकर डॉक्टर नदीमुद्दीन तक पहुंचा दिया जाए। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? ब्लैक जैक ने कहा। यस सर, क्यों नहीं? डॉक्टर जमील ने कहा। ओके, मैं ग्रैंड होटल में डॉक्टर निकलसन को फोन करके तुम्हारे बारे में बता देता हूँ, ब्लैक जैक ने कहा। यस सर, ठीक है सर, मैं अगले 2 घंटों तक उनके पास पहुंच जाऊंगा, डॉक्टर जमील ने कहा। तो ब्लैक जैक ने ओके कहकर रिसीवर क्रिडल पर रख दिया।
डॉक्टर नदीमुद्दीन की रिहाइशगाह पर पहुंचने का उसने एक खास प्रोग्राम बना लिया था। उसे चूंकि अगले 2 घंटों तक कोई काम नहीं था, इसलिए वो बिस्तर पर लेट गया और अपने प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने के बारे में सोचने लगा। इमरान जैसे ही ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ, ब्लैक जीरो उसके एहतराम में उठ खड़ा हुआ। कोई रिपोर्ट मिली है? इमरान ने दुआ सलाम के बाद कुर्सी पर बैठते हुए कहा। जी हाँ, डॉक्टर नदीमुद्दीन के बारे में आपकी उम्मीद के मुताबिक बाकायदा छानबीन की गई है। टेलीफोन एक्सचेंज से रिपोर्ट आ गई है। ब्लैक जीरो ने एक कागज में से उठाकर इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिस पर चंद कॉलों के नंबर्स और उनकी टाइमिंग नोट थी। इमरान ने राना हाउस से निकलकर एक टेलीफोन बूथ से टेलीफोन एक्सचेंज और रेडियो कंट्रोल सेक्शन को एक्स2 के हुक्म से अलर्ट कर दिया था और उनसे कहा था कि वो अपनी कंप्यूटराइज मशीनों में डॉक्टर नदीमुद्दीन का नाम फीड कर दे। इस नाम की कोई भी कॉल कहीं भी की जाए, उसकी न सिर्फ रिकॉर्डिंग की जाए बल्कि ये पता लगाया जाए कि कॉल कहां से की जा रही है। क्योंकि डॉक्टर नदीमुद्दीन का नाम कंप्यूटराइज मशीनों में फीड हो चुका था, अब किसी भी कॉल में डॉक्टर नदीमुद्दीन का नाम लिया जाता, वो कॉल ऑटोमेटिक तौर पर रिकॉर्ड हो सकती थी। इसकी रिपोर्ट एक्स2 को भेजी गई थी, जो इमरान के हाथ में थी। रिपोर्ट के मुताबिक एक कॉल सेक्रेटरी टू वजारत साइंस को की गई थी, जहां से प्रेसिडेंट के मिलिट्री सेक्रेटरी ने वजारत साइंस के सेक्रेटरी से डॉक्टर नदीमुद्दीन के नंबर हासिल किए थे। वजारत साइंस के सेक्रेटरी ने न सिर्फ डॉक्टर नदीमुद्दीन की रिहाइशगाह का नंबर बता दिया था, बल्कि रेड लेबोरेटरी का नंबर भी दे दिया था। उसके बाद वजारत साइंस के सेक्रेटरी ने डॉक्टर नदीमुद्दीन की रिहाइशगाह में फोन करके डॉक्टर नदीमुद्दीन के बारे में पूछा था, जिसके जवाब में बताया गया था कि डॉक्टर नदीमुद्दीन रिहाइशगाह पर नहीं है। और फिर कुछ देर के वक्फे के बाद तीसरी और तवील कॉल रेड लेबोरेटरी में की गई थी। इन कॉलों की टेप भी आई है। इमरान ने तफसील पढ़कर ब्लैक जीरो से मुखातिब होकर पूछा। जी हाँ, ब्लैक जीरो ने मेज पर पड़ी हुई एक टेप उठाकर दिखाते हुए कहा। कौन लाया था ये टेप? इमरान ने पूछा। सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान मसरूफ थे, इसलिए मैंने सुलेमान को एक्स2 का नुमाइंदा खुसूसी बनाकर भेजा था। वही लाया है ये टेप और लिस्ट, ब्लैक जीरो ने कहा। गुड, तुमने इन कॉल्स के सिलसिले में क्या किया है? इमरान ने कहा। मैंने इंक्वायरी की है। न कर्नल उस्मान की तरफ से वजारत साइंस के सेक्रेटरी को कॉल की गई है और न ही वजारत साइंस के सेक्रेटरी ने डॉक्टर नदीमुद्दीन की रिहाइशगाह और रेड लेबोरेटरी में कॉल की है, ब्लैक जीरो ने कहा। जिस नंबर से कॉल की गई थी उसका कुछ पता चला? इमरान ने पूछा। नहीं, एक्सचेंज वाले उस नंबर को ट्रेस ही नहीं कर सके। शायद किसी सैटेलाइट फोन से कॉल्स की गई थी, ब्लैक जीरो ने कहा। ओके, टेप ऑन करो, इमरान ने सर हिलाकर कहा तो ब्लैक जीरो टेप लेकर उठ गया। उसने टेप एक टेप रिकॉर्डर में लगाई और उसका बटन पुश कर दिया। साथ ही उसने टेप रिकॉर्डर का वॉल्यूम खोल दिया और फिर वो दोनों खामोशी से उन कॉलों को सुनने लगे। तो ब्लैक जैक ग्रैंड होटल में छुपा हुआ है, इमरान ने आखिरी कॉल सुनकर होंठ चबाते हुए कहा। अगर आपको यकीन है कि डॉक्टर निकलसन ही ब्लैक जैक है, तो उसने डॉक्टर जमील को वहां क्यों बुलाया है? ब्लैक जीरो ने हैरान होते हुए कहा। कभी अकल से भी काम ले लिया करो। ब्लैक जैक किसी भी शख्स का रूप धार सकता है। वो डॉक्टर जमील के जरिए डॉक्टर नदीमुद्दीन तक पहुंचना चाहता है। उसने बड़ी चालाकी से डॉक्टर जमील को अपने पास बुलाया है। उसकी जगह ले लेगा और आसानी से डॉक्टर नदीमुद्दीन की रिहाइशगाह में पहुंच जाएगा, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ओ, क्या वो डॉक्टर जमील को हलाक कर देगा? ब्लैक जीरो ने अपनी शर्मिंदगी मिटाते हुए जल्दी से कहा। हलाक नहीं तो उसे बेहोश तो जरूर करेगा, इमरान ने कहा। तब हमें फौरन कार्रवाई करनी चाहिए और डॉक्टर जमील के होटल पहुंचने से पहले जाकर ब्लैक जैक पर हाथ डाल देना चाहिए, ब्लैक जीरो ने तजवीज देते हुए कहा। क्यों अहमको जैसी बातें कर रहे हो? ब्लैक जैक के पास 0011 है। अगर हमने होटल में उसके खिलाफ कार्रवाई की तो वो 0011 की ट्यूब हम पर फेंक सकता है। उस ट्यूब में मौजूद 0011 के चंद कतरे हमारे साथ साथ सैकड़ों इंसानों की हलाकत का बास बन जाएंगे। और फिर ये तो देखो, इस कॉल को किए 1.5 घंटा हो चुका है। डॉक्टर जमील रेड लेबोरेटरी से निकल चुका होगा। अगर हम अपने साथियों को होटल ग्रैंड में भेजेंगे तो वहां पहुंचते पहुंचते उन्हें आधे घंटे से ज्यादा वक्त लग जाएगा, क्योंकि होटल ग्रैंड शहर के वस्त में है। इतनी देर में डॉक्टर जमील ब्लैक जैक तक पहुंच चुका होगा और ब्लैक जैक उसकी जगह लेकर वहां रुके बगैर निकल जाएगा, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो खामोश होकर रह गया। तब एक ही सूरत बाकी रह जाती है, ब्लैक जीरो ने चंद लंबे तवक्कुफ के बाद कहा। वो क्या? इमरान ने पूछा। सीक्रेट सर्विस के मेंबरान के साथ अब डॉक्टर नदीमुद्दीन की रिहाइशगाह की पैकिंग कर ले। जैसे ही ब्लैक जैक डॉक्टर जमील के रूप में वहां पहुंचे, आप उसे छाप ले। आपने उसे काबू करने के साइंसी इंतजाम तो कर ही लिए हैं, ब्लैक जीरो ने कहा। मैं कुछ और सोच रहा हूँ, इमरान ने कहा। क्या? ब्लैक जीरो ने चौंक कर कहा। तो इमरान उसे अपनी प्लानिंग बताने लगा। ओ, प्लानिंग तो जबरदस्त है, लेकिन ब्लैक जैक अगर डॉक्टर नदीमुद्दीन को लेकर अपनी इजाद के जरिए गायब हो गया तो फिर? ब्लैक जीरो ने कहा। नहीं, वो डॉक्टर नदीमुद्दीन को लेकर गायब होकर जीरो लैंड नहीं जाएगा। उसका इरादा
डॉक्टर नदीमुद्दीन को जीरो लैंड पहुंचाने के साथ साथ मुझसे और मेरे साथियों से इंतकाम लेने का है। और डॉक्टर नदीमुद्दीन को फेक ग्रास तक ले जाएगा और डॉक्टर नदीमुद्दीन को फेक ग्रास में डालकर जीरो लैंड रवाना कर देगा और खुद हमसे इंतकाम के लिए यही रुक जाएगा। इमरान ने कहा, यह आपका अंदाजा है या? ब्लैक जीरो ने कहा, मैंने राना हाउस में रिकॉर्डिंग मशीन से ब्लैक जैक की तमाम बातें सुनी है। डॉक्टर नदीमुद्दीन को जिंदा जीरो लैंड भेजने का हुक्म दिया गया है। इमरान ने कहा, लेकिन ब्लैक जैक ने फेक ग्रास कहां छुपाया होगा? ब्लैक जीरो ने कहा, जीरो लैंड के एजेंट्स अमूमन फेक ग्रास को आसमान की वसतों में छुपा देते हैं और जब जरूरत होती है तो उसे किसी कंट्रोलर आले से नीचे लाते हैं और उसमें बैठकर दोबारा जीरो लैंड चले जाते हैं। ये बात हम शीतारा से उगलवा चुके हैं। उसके गिरफ्तार होते ही जीरो लैंड वालों ने उसके फेक ग्रास को वापस जीरो लैंड खींच लिया था। मैं सरदावर के पास गया था। उनकी हेवी टेलीस्कोप से मैंने खला में देखा तो मुझे वहां एक फेक ग्रास नजर आ गया। सरदावर की कंप्यूटर मशीनरी पर मैंने काम करके जमीन से उसकी दूरी और उसकी लोकेशन का पता चला लिया है। वो मशरकी पहाड़ियों के पास उतरा था और उस सीध में ऊपर उड़ गया था। ब्लैक जैक डॉक्टर नदीमुद्दीन को लेकर इन्हीं मशरकी पहाड़ियों की तरफ जाएगा और फेक ग्रास को नीचे लाकर उसमें डॉक्टर नदीमुद्दीन को डालकर जीरो लैंड रवाना कर देगा। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा, ओ, तो क्या ब्लैक जैक को उन मशरकी पहाड़ियों में घेरना चाहते हैं? ब्लैक जीरो ने चौंक कर कहा, हाँ, मुझे उसे 0011 की ट्यूब भी हासिल करनी है। अगर वो ट्यूब जीरो लैंड पहुंच गई तो जीरो लैंड वालों को पाकिस्तान की जौहरी तवानाई की ताकत का इल्म हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। इमरान ने कहा, इसलिए आपने जोसेफ के साथ सीक्रेट सर्विस के मेंबरान को मशरकी पहाड़ियों की तरफ भेज दिया है। ब्लैक जीरो ने कहा, हाँ, ये जरूरी था। मैं ब्लैक जैक को यहाँ से कामयाब होकर वापस जाने का मौका नहीं देना चाहता। वो घोस्ट बन चुका है और तुम तो जानते हो मुझे भूतों का नाम सुनकर ही खौफ आ जाता है। अगर ब्लैक जैक का घोस्ट कामयाब रहा तो वो ख्वाब में आकर मुझे मुसलसल डराता रहेगा और अगर मैं डर गया तो मैं उससे भी बड़ा भूत बन जाऊंगा। अभी तक तो मैं अपना तारुफ MSc DSc ऑप्शन से कराता आया हूँ। भूत बनने के बाद मुझे अपना तारुफ भूत अली इमरान MSc DSc ऑप्शन कहकर कराना पड़ेगा। इमरान ने अपना मूड बहाल करते हुए कहा और उसकी बात सुनकर ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। तुम यहाँ बैठे हंसते रहो, मैं इतनी देर में साथ वाले कमरे में जाकर मेकअप कर लेता हूँ। इमरान ने उठते हुए कहा तो ब्लैक जीरो ने असबात में सर हिला दिया। ब्लैक जैक ने कार डॉक्टर नदीमुद्दीन की रिहायशगाह के सामने रोकी तो गेट के पास खड़ा एक गार्ड तेजी से उसके पास आ गया। ब्लैक जैक डॉक्टर जमील के रूप में था। तकरीबन 2.5 घंटों के इंतजार के बाद एक नौजवान ने ब्लैक जैक के कमरे पर दस्तक दी थी। ब्लैक जैक ने दरवाजा खोला और दरवाजे पर एक खूबरू नौजवान मौजूद था। उसने अपना तारुफ डॉक्टर जमील कहकर कराया था और ब्लैक जैक ने उसे अपना नाम डॉक्टर निकलसन बताया था। फिर जैसे ही डॉक्टर जमील कमरे में दाखिल हुआ, ब्लैक जैक ने दरवाजा बंद करके अचानक उकब से उसकी गर्दन दबोच ली। उसने चंद ही लम्हों में डॉक्टर जमील की गर्दन की एक मखसूस रग दबाकर उसे बेहोश कर दिया था। फिर ब्लैक जैक ने डॉक्टर जमील को चंद इंजेक्शन लगाए और फिर वो उसे होश में ले आया। होश में आने के बाद डॉक्टर जमील की ऐसी हालत थी जैसे उसने बेतहाशा शराब पी रखी हो, जिसका फायदा उठाकर ब्लैक जैक ने उससे अपने मतलब की चंद बातें पूछ ली थी। डॉक्टर जमील के पास जाती कार थी जो उसने होटल की पार्किंग में खड़ी की थी। ब्लैक जैक ने डॉक्टर जमील से उस कार का रंग, मॉडल और नंबर पूछा और उसकी जेब से कार की चाबियां निकाल ली। फिर उसने डॉक्टर जमील की कनपट्टी पर मुक्का मारकर उसे दोबारा बेहोश किया। फिर उसने डॉक्टर जमील का लिबास उतारकर पहना और फिर उसने बिस्तर की चादर फाड़कर उसे डॉक्टर जमील को बांधकर बेड के नीचे डाल दिया। उसने डॉक्टर जमील के मुंह में कपड़ा डालकर उसका मुंह भी बंद कर दिया था ताकि होश में आने के बाद वो शोर न मचा सके। फिर ब्लैक जैक ने डॉक्टर जमील का रूप बदल लिया। फिर ब्लैक जैक कमरे से बाहर आया और कमरे को लॉक लगाकर होटल की पार्किंग में चला गया। चंद ही लम्हों बाद वो डॉक्टर जमील की कार में डॉक्टर नदीमुद्दीन की रिहायशगाह की जानिब उड़ा जा रहा था और फिर 1 घंटे की मुसलसल ड्राइविंग के बाद वो अब डॉक्टर नदीमुद्दीन की रिहायशगाह के सामने मौजूद था। ब्लैक जैक ने डॉक्टर जमील के लहजे में डॉक्टर नदीमुद्दीन से फोन पर बात की थी और उनसे कहा था कि वो उनसे इमरजेंसी तौर पर मिलना चाहता है। डॉक्टर नदीमुद्दीन ने हैरानी जाहिर की थी कि ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई जो उसे उनकी लेबोरेटरी से जाने के बाद याद आई है। तो ब्लैक जैक ने कहा वो उनसे मिलकर सब कुछ बता देगा, जिस पर डॉक्टर नदीमुद्दीन ने उसे रिहायशगाह आने की इजाजत दे दी थी। आप आ गए। गार्ड ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, क्यों? ब्लैक जैक ने चौंक कर कहा, कुछ नहीं, डॉक्टर साहब आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आपने शायद उन्हें फोन किया था। गार्ड ने कहा, हाँ, मुझे उनसे जरूरी काम है। ब्लैक जैक ने असबात में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं गेट खोलता हूँ। गार्ड ने कहा और पलटकर गेट की तरफ बढ़ गया। उसने गेट का जैली दरवाजा खोला और अंदर चला गया। चंद लम्हों बाद उसने गेट खोल दिया तो ब्लैक जैक कार अंदर ले गया। पोर्च में डॉक्टर नदीमुद्दीन की कार के साथ एक और कार खड़ी थी। ब्लैक जैक ने उस कार के पीछे अपनी कार रोकी और कार का इंजन बंद करके कार से बाहर आ गया। वसी वो अरिस लॉन में मुख्तलिफ अतराफ में 4 मुसल्लह गार्ड घूम रहे थे
वो ब्लैक जैक से काफी फासले पर थे। जिस गार्ड ने गेट खोला था वो गेट बंद कर रहा था। वो गेट बंद करके उसकी तरफ आने लगा। आए, मैं आपको डॉक्टर साहब के कमरे तक पहुंचा दूं, गार्ड ने कहा। यहाँ इस कदर खामोशी क्यों है? ब्लैक जैक ने चारों तरफ देखते हुए गार्ड से पूछा। डॉक्टर साहब की फैमिली एक शादी की तकरीब में गई हुई है, गार्ड ने जवाब देते हुए कहा। ओ, तो क्या अंदर कोई मुलाजिम भी नहीं है जो तुम मुझे अंदर छोड़ने जा रहे हो? ब्लैक जैक ने हैरान होकर कहा। नहीं, वो सब भी उनके साथ ही गए हैं, डॉक्टर साहब अकेले ही हैं, गार्ड ने जवाब दिया। गार्ड उसे रिहायशी इमारत के एक हिस्से में ले आया और वो एक कमरे के पास आकर रुक गए। कमरे का दरवाजा बंद था। गार्ड ने दरवाजे पर दस्तक दी। यस, अंदर से एक आवाज सुनाई दी। डॉक्टर जमील साहब आ गए हैं जनाब, गार्ड ने कहा। ओ अच्छा, अंदर से कहा गया और फिर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी और दरवाजा खुल गया। डॉक्टर नदीमुद्दीन एक बूढ़े इंसान थे। आओ बरखुरदार, अंदर आ जाओ, डॉक्टर नदीमुद्दीन ने एक तरफ हटते हुए कहा तो ब्लैक जैक इधर उधर देखता हुआ अंदर आ गया। ये ड्राइंग रूम के तर्ज पर सजा हुआ खूबसूरत कमरा था जहां आराइश की हर चीज मौजूद थी। बैठो, डॉक्टर नदीमुद्दीन ने आगे बढ़कर सोफे पर बैठते हुए कहा तो ब्लैक जैक खामोशी से उनके सामने सोफे पर बैठ गया। गार्ड दरवाजे से ही वापस पलट गया था। हाँ बरखुरदार, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी जो तुम यहाँ दौड़े चले आए हो? डॉक्टर नदीमुद्दीन ने ब्लैक जैक को गौर से देखते हुए कहा। ब्लैक जैक ने जेब से एक कार्ड निकाला और डॉक्टर नदीमुद्दीन की जानिब बढ़ा दिया। ये देखिए, ब्लैक जैक ने कहा तो डॉक्टर नदीमुद्दीन ने उसके हाथ से कार्ड ले लिया। कार्ड हल्के नीले रंग का था। उसके कोने पर एक खोपड़ी का निशान बना हुआ था और दरमियान में अजीब सी जुबान में कुछ लिखा हुआ था। ये क्या है? डॉक्टर नदीमुद्दीन ने अभी इतना ही कहा था कि अचानक कार्ड में तेज चमक सी पैदा हुई। डॉक्टर नदीमुद्दीन जोर से उछले और फिर वो सोफे पर यूं ढेर होते चले गए जैसे अचानक मलिकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज कर ली हो। उनके ढेर होते ही ब्लैक जैक तेजी से उठा। उसने नीचे गिरा हुआ कार्ड उठाकर वापस अपनी जेब में रखा और जेब से एक चपटी नाल वाला पिस्टल निकाल लिया। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। राहदारी में आकर उसने गन का रुख लॉन की जानिब करके ट्रिगर दबा दिया। सटक सटक की आवाज के साथ ही गन से यक्के बाद दिख रहे 2 कैप्सूल से निकलकर उड़ते हुए लॉन में जा गिरे। 2 धमाके से हुए और ब्लैक जैक को नाक में तेज बू का एहसास हुआ। वहां हर तरफ तेज गैस फैल गई थी। ब्लैक जैक पर चूंकि उन गैसेस का कोई असर नहीं होता था, इसलिए वो तेज बू के बावजूद इत्मीनान से सांस ले रहा था। उसने एक लंबा तवक्कुफ किया और फिर तेजी से लॉन की तरफ बढ़ता चला गया। लॉन में चारों गार्ड उल्टे पड़े थे। गेट के करीब वो गार्ड भी गिरा हुआ था जो ब्लैक जैक को अंदर लाया था। उसे देखकर ब्लैक जैक मुतमईन हो गया, वरना वो सोच रहा था कि उसे बुलाने के लिए उसे बाहर जाना पड़ेगा। उसने गेट की तरफ बढ़कर उस गार्ड को उठाया और उसे एक दीवार की साइड में डाल दिया। फिर वो दोबारा अंदर आ गया जहां डॉक्टर नदीमुद्दीन उसी तरह बेहोश पड़े थे। ब्लैक जैक ने डॉक्टर नदीमुद्दीन को उठाकर अपने कंधे पर डाला और उन्हें उठाए हुए बाहर आ गया। उसने डॉक्टर नदीमुद्दीन को लाकर अपनी कार की पिछली सीट पर डाला और फिर उसने जाकर पहले गेट खोला और फिर वापस आकर अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। चंद ही लम्हों में वो डॉक्टर नदीमुद्दीन की रिहाइशगाह से निकलकर शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर उड़ा जा रहा था। उसे हैरानी जरूर थी कि डॉक्टर जमील ने बताया था कि डॉक्टर नदीमुद्दीन की रिहाइशगाह में सिक्योरिटी का जबरदस्त इंतजाम है। वहाँ बेशुमार मुसल्लह गार्ड्स के अलावा बेशुमार मुलाजिमीन भी हैं और वहाँ 2 बुलडॉग कुत्ते भी हैं जो लॉन में घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन ब्लैक जैक को वहाँ उन 5 गार्ड्स के सिवा कोई दिखाई नहीं दिया था। शायद कुत्ते लॉन में कहीं सो रहे थे। बहरहाल ब्लैक जैक के हाथ आसानी से डॉक्टर नदीमुद्दीन लग गए थे, इसलिए उसने सोचना मौकूफ कर दिया था और वो डॉक्टर नदीमुद्दीन को लेकर मशरिकी पहाड़ियों की तरफ जा रहा था जहाँ वो खला से फिगरास को नीचे लाकर डॉक्टर नदीमुद्दीन को उसमें डालकर जीरो लैंड रवाना करना चाहता था। पहाड़ी रास्ते से होता हुआ वो एक छोटी सी पहाड़ी के उकब में आ गया। उस तरफ एक बड़ा सा मैदान मौजूद था। ब्लैक जैक ने पहाड़ी के करीब कार रोकी और कार का इंजन बंद करके कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। उसने कार में झांक कर देखा तो डॉक्टर नदीमुद्दीन उसे उसी तरह पड़े दिखाई दिए जैसे उसने उन्हें वहां डाला था। ब्लैक जैक ने इधर उधर देखा और फिर वो कार से चंद कदम आगे बढ़ गया। उसने सर उठाकर खुले आसमान की तरफ देखा और फिर उसने जेब से एक टॉर्च नुमा आला निकाल लिया। उसने आले का रुख आसमान की जानिब किया और आले पर लगे हुए एक बटन को बार बार प्रेस करने लगा। थोड़ी ही देर में आसमान से एक लंबोतरा चिलगोजे नुमा रॉकेट तेजी से नीचे आता दिखाई दिया। उसका निचला हिस्सा गोल था और ऊपर से नोकीला, देखने में एक बहुत बड़े चिलगोजे से मुशाबह था। ये जीरोलैंड का फेक ग्रास था जिसमें जीरोलैंड के एजेंट आते जाते थे। फेक ग्रास से जूजू की आवाजें निकल रही थी। जैसे जैसे वो नीचे आता जा रहा था उसमें से निकलने वाली गूंज तेज होती जा रही थी। चंद ही लम्हों में उसका पेंदा जमीन पर आकर टिक गया। फेक ग्रास ब्लैक जैक से 100 गज के फासले पर जमीन पर उतरा था। उसमें से निकलने वाली जूजू की आवाज इस कदर तेज थी जो पूरी वादी में गूंजती हुई मालूम हो रही थी।
जैसे ही फेगरास का पेंदा जमीन से लगा, ब्लैक जैक ने उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए, लेकिन अभी उसने 2 कदम भी उठाए होंगे कि उसके उकब में तेज जाए की आवाज के साथ उसके करीब से कोई चीज गोली की सी रफ्तार से निकली और फेगरास की तरफ बढ़ती चली गई और फिर वो चीज फेगरास से टकरा गई। एक कान फाड़ धमाका हुआ और फेगरास आग का गोला बनकर टुकड़े टुकड़े होता चला गया। धमाका इस कदर तेज और हौलनाक था कि यकबारगी जमीन कांप उठी थी और ब्लैक जैक धमाके के खौफनाक और तेज प्रेशर से उछलकर पुश्त के बल गिर पड़ा था। वो आंखें फाड़ फाड़ कर फेगरास के उड़ते हुए टुकड़ों को देख रहा था। वो तेजी से पलटा और फिर उसकी आंखें हैरत की शिद्दत से पहलती चली गई। कार के पास डॉक्टर नदीमुद्दीन बड़े मुतमईन अंदाज में टांग पर टांग रखे खड़े थे। उनके एक हाथ में मिनी रॉकेट पुशर था जिसमें से धुआं निकल रहा था। डॉक्टर नदीमुद्दीन के हाथों में रॉकेट पुशर देखकर ब्लैक जैक के दिमाग में जैसे आग सी भड़क उठी। वो एक झटके से उठा और इंतहाई गजबनाक अंदाज में कदम उठाता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगा। हेलो ब्लैक जैक उर्फ घोस्ट, क्या हाल है? भाभी और तुम्हारे होने वाले बच्चे तो ठीक ठाक है ना? डॉक्टर नदीमुद्दीन ने ब्लैक जैक की जानिब देखते हुए कहा। उसकी आवाज सुनकर ब्लैक जैक ठटक गया। क्या मतलब, ये तुम्हारी आवाज? ब्लैक जैक ने यकलक बुरी तरह से उछलते हुए कहा। वो हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर डॉक्टर नदीमुद्दीन को देख रहा था। मेरी आवाज? क्यों, क्या हुआ मेरी आवाज को? डॉक्टर नदीमुद्दीन ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो तुम इमरान? ओ ये कैसे हो सकता है? तुम इमरान कैसे हो सकते हो? ब्लैक जैक ने बदस्तूर हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा, क्योंकि डॉक्टर नदीमुद्दीन के मुंह से जो आवाज निकल रही थी वो इमरान की ही थी और इमरान की आवाज सुनकर ब्लैक जैक का इस तरह हैरतज़दा हो जाना फितरी बात थी। वो जिस साइंसदान को डॉक्टर नदीमुद्दीन समझकर लाया था उसकी जगह इमरान हो सकता है जो उसके गुमान तक में न था। वो डॉक्टर नदीमुद्दीन की तरफ इस कदर हैरत से देख रहा था जैसे उसके सामने डॉक्टर नदीमुद्दीन की जगह कोई भूत खड़ा हो। क्यों, तुम क्या समझते हो इस दुनिया में तुम अकेले ही घोस्ट हो? डॉक्टर नदीमुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, जो वाकई इमरान था। घोस्ट? क्या मतलब? ब्लैक जैक ने चौंक कर पूछा। जीरो लैंड वालों ने तुम्हारे जिस्म में जो तब्दीलियां की है तुम उनकी वजह से खुद को घोस्ट समझने लगे हो। जिस तरह घोस्ट बनकर तुम कोई भी रूप इख्तियार कर सकते हो, उसी तरह मैं बिग घोस्ट बनकर रूप बदल कर तुम्हारे सामने आ गया हूँ। अब तुम खुद ही फैसला कर लो, घोस्ट तुम हो या मैं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर ब्लैक जैक का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। ओ, तो तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुम्हें मालूम हो गया था कि मैं डॉक्टर नदीमुद्दीन को अगवा करना चाहता हूँ, इसलिए तुमने असली डॉक्टर नदीमुद्दीन को हटाकर उसकी जगह ले ली थी। और अब मुझे समझ आ रहा है कि डॉक्टर नदीमुद्दीन की रिहाइशगाह में इस कदर खामोशी क्यों थी। ब्लैक जैक ने गुस्सेले लहजे में कहा। समझ आ रहा है ना? गुड, इसका मतलब है तुम अब बालिग होते जा रहे हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं डॉक्टर नदीमुद्दीन के लिए यहाँ आया हूँ? ब्लैक जैक ने कहा। बिग घोस्ट का फर्ज है कि वो तुम जैसे लिटिल घोस्टों पर नजर रखे। तुम्हारे हर पल पर मेरी नजर थी, यहाँ तक कि मैं ये भी जानता था कि तुम यहाँ आने वाले हो, इसलिए मैंने तुम्हारी दावत का यहाँ भी इंतजाम कर रखा है। इमरान ने कहा। कैसा इंतजाम? ब्लैक जैक ने होंठ काटते हुए कहा। तुम्हारा इरादा था कि तुम डॉक्टर नदीमुद्दीन को फेगरास में जीरो लैंड रवाना कर दोगे और फिर खुद यहीं रुककर मुझसे और मेरे साथियों से मुकाबला करोगे और हम सबको हलाक कर दोगे। मैंने सोचा मेरा यार हम सबको तलाश करने के लिए कहाँ कहाँ मारा फिरता रहेगा, इसलिए मैंने उन सबको यहाँ भेज दिया था ताकि उन्हें तलाश करने में तुम्हें अपना कीमती वक्त ज़ाया न करना पड़े। इमरान ने कहा। तुम्हारे साथी? ओ, क्या तुम्हारे साथी भी यहाँ है? ब्लैक जैक ने उछल कर कहा। हाँ, मिलना चाहोगे उनसे? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने शाही अंदाज में ताली बजानी शुरू कर दी। उसी लम्हे ब्लैक जैक ने पहाड़ी की चट्टानों के पीछे से सीक्रेट सर्विस के मेंबरान को निकलते देखा। उनके हाथों में अजीबोगरीब असला था। किसी के पास इलेक्ट्रिक रॉड्स थे और किसी के हाथों में एरो गन्स थे। उन गन्स पर बाकायदा फौलादी तीर चढ़े हुए थे और उनके सिरों पर मोटी वायर बंधी हुई थी जिनके रोल उनके पैरों के पास पड़े थे। तो तुम और तुम्हारे साथी मुझे यहाँ पकड़ने के लिए आए हैं? ब्लैक जैक ने अजीबोगरीब असले को देखकर गुर्राते हुए कहा। इमरान ने इशारा किया तो सब चट्टाने पलांगते हुए नीचे आने लगे। अगर तुम खुद अपने कान पकड़कर मेरे सामने 100 डंड निकालकर दिखा दोगे तो मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा। इमरान ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा। तुम्हें और तुम्हारे साथियों को यहाँ मौत खींच लाई है इमरान। पहले मैंने सोचा था कि मैं तुम सबको अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद हलाक करूंगा, लेकिन अब तुम अपने साथियों के साथ खुद ही यहाँ आ गए हो तो ठीक है, पहले मैं तुम सबको हलाक करूंगा और फिर अपना मिशन मुकम्मल करूंगा। ब्लैक जैक ने कहा। सबको एक साथ मारोगे या एक एक करके? इमरान ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। मैं तुम सबको एक साथ हलाक करूंगा। तुम सब मेरे हाथों तड़प तड़प कर और सिसक कर मरोगे। ब्लैक जैक ने कहा। तड़प तड़प की हद तक तो ठीक है, लेकिन तुम हमें सिसका कर क्यों मारना चाहते हो? इमरान ने कहा। इमरान, तुम बिला वजह वक्त ज़ाय कर रहे हो। जूलिया से आखिर रहा ना गया तो वो बोल पड़ी। दूसरे में इमरान का हाल भी जूलिया जैसा था,
जैसे वो ब्लैक जैक पर हमला करने के लिए बेताब हों। वो तेजी से ब्लैक जैक के दाएं बाएं फैल गए थे। अरे थोड़ा मुर्गी को छुरी तले दम तो लेने दो, मरना तो इसने है ही। मैं चाहता हूँ कि जितना ये बोल सकता है बोल ले, आखिर ये मेरा पुराना यार है, कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा तो नहीं है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, बॉस मुझे इजाजत दो, मैं इसकी हड्डियां अपने हाथों से तोड़ना चाहता हूँ। जोसेफ ने तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा, सोच लो, इसकी हड्डियां फौलाद की बनी हुई है। इमरान ने कहा, जोसेफ के बाजुओं में फौलाद को भी तोड़ने की ताकत है बॉस, इस चूहे की हड्डियां तो माचिस की तीलों से भी कमजोर है। जोसेफ ने पनकारते हुए कहा, उसकी आंखों से शोले से लपकने लगे थे। क्यों मेरे फौलादी खोज, क्या जोसेफ ठीक कह रहा है? इमरान ने ब्लैक जैक की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर पूछा, जिसका चेहरा जोसेफ की बात सुनकर गुस्से से सिया पड़ गया था। उसकी आंखें भी दहक उठी थी। तुम सबकी हड्डियां अब मैं अपने हाथों से तोड़ूंगा और शुरुआत में तुमसे करूंगा, ब्लैक जैक ने नफरत भरे लहजे में कहा। दूसरे ही लम्हे वो उछला और उड़ता हुआ इमरान के करीब आ गया। इमरान ने एड़ियों के बल घूमकर उससे पीछे हटने की कोशिश की, मगर ब्लैक जैक ने लपककर इमरान की गर्दन दबोच ली। एक लम्हे के लिए इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी गर्दन आहनी शिकंजे में आ गई हो, मगर दूसरे ही लम्हे उसने ब्लैक जैक का हाथ दोनों हाथों से पकड़कर आगे को झटकते हुए जोरदार झटका दिया तो ब्लैक जैक उसके ऊपर से होता हुआ एक जोरदार धमाके से जोसेफ के करीब जा गिरा।